रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। योर नेक्स्ट हेडिंग इज रेडिएशन प्रेशर। ये कब के लिए है? व्हेन सरफेस इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, perfectly absorbing surface. This is perfectly absorbing surface, perfectly absorbing surface। ठीक है, अभी समझ में आएगा हेडिंग मैंने क्या लिखा। देखो मैंने ये बोला कि हमको क्या निकालना है, रेडिएशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो देखो होता यह है कि किसी भी ठीक है फोटो मतलब कभी भी जब भी कोई लाइट रेज या फोटोन क्या होता है, इंसिडेंट होता है। ठीक है, तो वो कुछ स्पीड से आता है, राइट। एक मिनट, कुछ मैसेज आ रहा है। राइट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिस इज इंटरेस्टिंग। फोटोन के पास क्या होता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फोटोन के पास एनर्जी होती है, राइट। फोटोन के पास क्या होती है, मोमेंटम होती है। ठीक है, और फोटोन किस स्पीड से आता है, स्पीड ऑफ लाइट से आता है। तो अगर फोटोन के पास एनर्जी है और फोटोन के पास मोमेंटम है, तो जब भी फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से या किसी हेवी स्पीड से आएगा और किसी सरफेस से टकराएगा, व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स उस सरफेस को फोटोन अपनी एनर्जी और मोमेंटम क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, इम्पार्ट करेगा, दे देगा। ठीक है, तो क्या होता है, फोटोन फोटोन के पास एनर्जी होती है, मोमेंटम होती है, और वो स्पीड ऑफ लाइट से आता है और किसी ऐसे सरफेस से टकराता है। सरफेस कुछ आपका इस तरह का है, लेट्स से दिस इज द सरफेस, सरफेस बना देता हूँ, ये कोई एक सरफेस है आपका। ठीक है, ऐसे मैं बताऊंगा कैसे टकराएगा सरफेस। ठीक है, ये सरफेस है आपका। तो क्या होता है, फोटोन के पास एनर्जी होती है, मोमेंटम होती है, और स्पीड ऑफ लाइट से आता है। और जब भी वो स्पीड ऑफ लाइट से आकर इस सरफेस से टकराएगा, इस सरफेस कैसा है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, दिस इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। तो फोटोन क्या होता है, अपनी एनर्जी और मोमेंटम को इस सरफेस को दे देता है। ठीक है, इस तरह से अपनी एनर्जी और मोमेंटम को क्या करता है, इसको ट्रांसफर कर देता है। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है जो भी फोटोन की क्या हो, मोमेंटम होगी, ठीक है, वो क्या करेगा, ये सरफेस जो होगा ना उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। तो देखो फोटोन कुछ इस प्रकार से आता है, मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम आप लोग बना लेना मेरे साथ। फोटोन कुछ ऐसे आता है, राइट, इस तरह से, इस तरह से आता है फोटोन। ठीक है, दिस इज द फोटोन, और इस फोटोन की इंटेंसिटी है कुछ आई, और इसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है। और ये आके इस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस पे क्या होता है, टकराता है। और कैसे इंसिडेंट करता है, पर नॉर्मल इंसिडेंट होता है, यानी इस सरफेस से सीधा 90 डिग्री पे वो इंसिडेंट करता है, राइट, नॉर्मल परपेंडिकुलर इंसिडेंट, इंसिडेंट होता है। ठीक है, ऐसे। तो सपोज करो कि इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, दिस इज, लेट्स से दिस इज ए, यानी ये फोटोन जिस सरफेस के एरिया से टकराएगा, ठीक है, जितना एरिया से टकराएगा वो ए, ये एरिया होगा, इसको मैंने ए कहा। ठीक है, तो सबसे अंदर, सबसे पहले इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमको इसके लिए पावर कैलकुलेट करना है, राइट। तो पावर बराबर क्या होता है, देखो पावर, पावर बराबर मैंने आपको कहा था कि पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, यही होता है पावर। तो इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी आपका दे रखा है इस फोटोन की, इंटेंसिटी इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, सो इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो अगर हम इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बचेगा, सिर्फ एनर्जी पर यूनिट टाइम बचेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू पावर, दिस इज आई इंटू ए। इसके लिए जो पावर कैलकुलेट करेंगे, जब फोटोन जो होगा आके टकराएगा, यानी रेडिएशन प्रेशर, ठीक है, फोटोन जब आकर के टकराएगा, इसके लिए जो हम पावर कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका I इंटू ए। ठीक है, इस तरह से, दिस इज द पावर ऑफ द सोर्स, पावर ऑफ सोर्स हो गया। फर्स्ट आपको ये कैलकुलेट करना था, दिस इज पावर ऑफ सोर्स। आपको क्या बोलेगा, कैलकुलेट द पावर ऑफ सोर्स। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, इंटेंसिटी दे दिया रहेगा आपको, या पावर कुछ भी दे दिया रहेगा, इंटेंसिटी दे दिया रहेगा या पावर दे दिया रहेगा। ठीक है, इंटेंसिटी पूछ लेगा आपसे,
और जितने सरफेस पर टकराता है उस सरफेस का जो है एरिया दे देगा, वेवलेंथ कुछ भी दे देगा, सिचुएशन दे देगा आपको। ठीक है, नॉर्मल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, इसको करना होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, आपको कॉपी कर लेना है। मैं आगे प्रोसीड करता हूँ सेकंड पॉइंट इसके अंदर। सेकंड हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की हमें मोमेंटम कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो एक फोटोन की मोमेंटम क्या होती है, h बाई लेमडा। ठीक है, आप सबको मालूम था ना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था शुरुआत में ही, मोमेंटम बराबर क्या लिखते हैं, E बाई सी। ठीक है, कैसे आया वो मैं बता चुका हूँ। और इसको फाइनली क्या लिखते हैं, E को एच सी या एच सी बाई लेमडा, और C से C कट जाता है तो H बाई लेमडा। सो मोमेंटम ऑफ वन फोटोन क्या होगा, एच सी बाई लेमडा। तो दूसरा इसके अंदर लिखना है आपको, दिस इज द मोमेंटम ऑफ वन फोटोन। मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, वन फोटोन। मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझिए। मोमेंटम ऑफ वन फोटोन क्या होता है, दिस इज एच सी बाई एच बाई लेमडा, दिस इज एच बाई लेमडा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट, अब अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि चेंज इन मोमेंटम बताइए, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, यही होगा, एच बाई लेमडा होगा। क्योंकि क्या हो रहा है, जितना मोमेंटम एक फोटोन की रह रही है वो पूरा मोमेंटम क्या करता है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, तो इसको क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम एच बाई लेमडा। क्या किसी को डाउट है कुछ, राइट? आगे मूव करें, चलो नेक्स्ट। सो नेक्स्ट आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, थर्ड इसमें क्वेश्चन आपको फॉर्मुलेट करना है, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम। ओके वेल, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम कैसे निकालते हैं, वेल अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स जो होंगे वो स्ट्राइक करेंगे इस सरफेस से। ठीक है, सरफेस कुछ इस तरह का है, एक बार फिर से मैं सरफेस बना देता हूँ। सरफेस आपका कुछ ऐसे हो गया, दिस इज द सरफेस। इस सरफेस से यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, ऐसे जो फोटोन आ रहे हैं, एरिया क्या है, इस तरह का एरिया दे रखा है आपका, ए आई इंटेंसिटी है, ठीक है, लेमडा है, और ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, पी एफ ए, यानी परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, क्या है, नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम हमको ये नहीं मालूम है, बट हाउ वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट। सो रिमेंबर द यूनिटरी मेथड। आपके पास फॉर्मूला मैंने दिया था कि नंबर टोटल एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम कितना था, टोटल एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम वाज दैट इज ई पावर। ठीक है, पावर बराबर हम क्या लिखते थे, यहाँ पे P बराबर हम लिखते थे एक फॉर्मूला, दैट इज स्मॉल n इंटू एच सी अपॉन लेमडा। इसमें ये क्या होता है, दिस इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम होता था, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या, जब फोटोन इंसिडेंट करते हैं यानी स्ट्राइक करते हैं, वही तो एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो हमको क्या दे रखा है, स्ट्राइकिंग एनर्जी पर यूनिट टाइम दे रखा है, दैट इज P, और वो किसके बराबर है, स्मॉल n इंटू एच सी बाई लेमडा। ठीक है, तो एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम ऑन एनी सरफेस क्या है, P, दैट इज P बराबर हम क्या लिखते हैं, n इंटू एच सी बाई लेमडा। और हमने पावर फर्स्ट जो हमने कैलकुलेट किया, स्लाइड में बैक करता हूं आपका यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। सो दिस इज द पावर, पावर बराबर मैंने क्या लिखा था, I इंटू ए। तो यहां से हम क्या कर देंगे, देखो यहां से हम क्या रखेंगे, सो नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम जिसको पावर बोलते हैं। तो पावर बराबर क्या लिखते थे हम, पावर बराबर हम लिखते थे अभी जो हमने कैलकुलेट किया I इंटू ए, और इस पावर को हम क्या लिखेंगे, n इंटू एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, बराबर I A। तो यहां से हम n निकालेंगे, n इज द नंबर ऑफ फोटोन,
पर यूनिट टाइम, वो क्या होता था, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम वाज बेसिकली द नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम, यानी किसी भी सरफेस पे जब वो इंसिडेंट करता था, इंटरेक्ट करता था, तब का था। तो यहाँ से जो स्मॉल n हम कैलकुलेट करेंगे इंटेंसिटी और एरिया के फॉर्म में, वो क्या हो जाएगा, I इंटू ए अपॉन आई ए अपॉन एच सी बाई, दिस इज एच सी बाई लैम्डा, कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारा, I इंटू ए एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो आपको ये थर्ड पॉइंट लिख लेना है, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम स्मॉल n बराबर क्या होगा, आई ए अपॉन एच सी बाई लैम्डा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी एंड एरिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, अब हमको क्या निकालना है फोर्थ में, फोर्थ, इसको कॉपी कर लें आप लोग, उसके बाद मैं फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूं, दैट इज टोटल मोमेंटम ट्रांसफर इन यूनिट टाइम, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर इन यूनिट टाइम, total momentum transfer in unit. So we will write total momentum transfer in unit time, that is momentum of one photon, momentum of one photon, एक फोटोन की मोमेंटम इनटू नंबर ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर इन यूनिट टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन इन यूनिट टाइम्स, तो यूनिट टाइम्स में नंबर ऑफ फोटोन हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है, ये कैलकुलेट किया हुआ है, ये क्या है बेसिकली ऊपर वाला नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम, तो वही है यहाँ पे, एक फोटोन की मोमेंटम इतना है, तो यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइक कर रहे हैं, आई ए अपॉन एच सी बाई लैम्डा, तो इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन्स मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स photons in unit time। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर देते हैं, आपको फॉर्मूला लिख देते हैं फोर्थ नंबर का, ये कॉपी करना है तो कर लेना, बस एक बार मैं फॉर्मूला लिख दूं कंप्लीट। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ मोमेंटम जो हमने ट्रांसफर इन यूनिट टाइम लिखा है, टोटल नंबर ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर in unit time that will be equal to, किसके बराबर हो जाएगा, that will be equal to h by lambda momentum of one photon multiplied by number of photons in unit time, number of photons हमने निकाला I a by h c by lambda, तो I a upon h c by lambda। ठीक है, इस तरह से, तो यहां से देखो क्या क्या कट जा रहा है, ठीक, यहाँ से कट छट के रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, लेमडा से लेमडा ये कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है, h से h कैंसिल हो गया, फाइनली जो आंसर आ रहा है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ मोमेंटम इन यूनिट टाइम में टोटल नंबर ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर कितने होंगे, दैट इज आई ए अपॉन सी, तो ये यूनिट टाइम के लिए निकाला गया है। ठीक है, आपसे 10 आवर्स के लिए पूछ देगा क्वेश्चन में, 5 आवर्स के लिए पूछ देगा, तो आपको यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, अब फोर्स की बात करते हैं, अब जहां भी मोमेंटम ट्रांसफर होने का मतलब होता है फोर्स का ट्रांसफर होना। ठीक है, ये पीछे वाला सबने लिख लिया था ना, किसी का पीछे पेज पे छूटा तो नहीं है, राइट डाउन द फिफ्थ पॉइंट, अगर छूटा हो तो बताना। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, फोर्स। अब हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी जो फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं इस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस पे, तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे हैं, और मोमेंटम बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या लिखते हैं सेकंड लॉ से, डीपी बाई डीटी, यानी यूनिट टाइम में जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है उसी को हम फोर्स करते हैं, तो मोमेंटम ट्रांसफर होने का मतलब ही क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा, जहां भी मोमेंटम ट्रांसफर होगा वहां हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम मोमेंटम एक ही बार दिखा देते हैं। ठीक है, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, आप देखो न्यूटन सेकंड लॉ से हम यूज करेंगे, तो फोर्स बराबर मोमेंटम अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू कितना है, यूनिट टाइम में कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, जो कि हमने कैलकुलेट किया है, ये टोटल नंबर ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर्ड इन यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल टू आई ए बाई सी। ठीक है, देखो फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डीपी बाई डीटी हम लिख देते हैं, यानी डीटी टाइम में कितना चेंज हुआ मोमेंटम, क्या मोमेंटम है, डीपी है, तो यहाँ पे ठीक है, यूनिट टाइम में इससे पहले वाले में, दिस इज द सिचुएशन, यूनिट टाइम में कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, ये हुआ, यही फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब फोर्स जहां भी होता है वो फोर्स क्या होता है,
एक्ट करता है परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस। तो कोई भी फोर्स अगर परपेंडिकुलर एक्ट करता है किसी भी सरफेस पे, तो उसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, आपने पढ़ा होगा। सो प्रेशर बराबर, प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक कैंसिल हो जाएगा, आई बाई सी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आपका प्रेशर जो है इंटेंसिटी और स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में आ गया, ठीक है, सबसे इंडिपेंडेंट। तो अब आप लोग इसको कॉपी कीजिए, मैं बैक कर देता हूँ एक बार स्लाइड, जिनका छूटा हो पहले इस पेज को कॉपी कर ले, या बैक कर देता हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग, रेडिएशन प्रेशर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए डालो। रेडिएशन, रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर किसके लिए, फॉर परफेक्टली, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो इस बार क्या है, सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। इससे पहले क्या था, सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग था। तो जो भी मोमेंटम फोटोन की होती थी वो क्या करता था, कंप्लीटली वो सरफेस को दे देता था। इस बार क्या होगा, जिस मोमेंटम से आएगा फोटोन उसी मोमेंटम से वो वापस चला जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह का सिचुएशन बनेगा। मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखो दिस इज द सरफेस, ये क्या है आपका कोई सरफेस है, थोड़ा सही बनाते हैं। सो दिस इज द सरफेस, सो राइट डाउन द सरफेस, ये हो गया आपका सरफेस, ठीक है। इस बार क्या है, दिस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, परफेक्टली PFR लिख देता हूँ, दिस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। इस बार क्या है, फोटोन कुछ ऐसे आ रहे हैं, देखो फोटोन कैसे आ रहे हैं, इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे, और ऐसे टकरा के फिर कैसे ऐसे ही निकल जा रहे हैं, जैसे आ रहे हैं वैसे ही वापस चले जा रहे हैं, क्योंकि सरफेस क्या है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, इस तरह से। तो एक फोटोन की मोमेंटम क्या होती है, मैंने आपको बताया है, जैसा कि आपने पढ़ा है पहले भी, एक फोटोन, मोमेंटम ऑफ वन फोटोन इज h बाई लेमडा। तो h बाई लेमडा, ठीक है, दिस इज h अपॉन लेमडा, h अपॉन लेमडा। एक फोटोन की मोमेंटम आया, इस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराया, और यही h बाई लेमडा रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कोई ऑब्जर्वेशन, कोई कुछ नहीं एब्जॉर्ब किया, ठीक है। और नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, एक बार फिर से नॉर्मल इंसिडेंट, दिस इज नॉर्मल इंसिडेंट। अब देखो नॉर्मल इंसिडेंट क्या होता है कि जैसे मैं ये मिरर ले लूं, ठीक है, इस तरह से, अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है वो 90 डिग्री बना है, दिस इज नॉर्मल। अगर मैं इसको ऐसे इंसिडेंट करवाता हूँ तो दिस इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल समझ में आता होगा आपको, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैंने समझा दिया। अब इसके लिए हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है, एक बार फिर 1 बाई 1 करके, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मोमेंटम लिखते हैं, पावर वही होगा जो पहले था फर्स्ट के लिए, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ वन फोटोन क्या होता है, h बाई लेमडा, ठीक है। फर्स्ट का जो होगा ना सिचुएशन, जो पहले वाला था वही होगा, पावर बराबर क्या लिखते थे हम वहां पे, I इंटू ए। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पावर इज इक्वल टू I इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। देखो पहले से ही लिख देते हैं, सो पावर बराबर I इंटू ए, इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। दूसरा हम क्या लेते थे, मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, दिस इज मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, क्या होता है, h बाई लेमडा, जो वहां पे भी होता था। कैसे आया ये मैं आपको बता चुका हूं, दिस इज मोमेंटम ऑफ वन फोटोन। अब हमको निकालना है चेंज इन मोमेंटम, राइट, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। सो चेंज इन मोमेंटम, सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या करते हैं, देखो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम p फाइनल माइनस p इनिशियल, यही होता है ना। तो देखो इसके लिए मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम क्या करते हैं इसके लिए, यहाँ पे देखो अगर इस x एक्सिस को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो ठीक, नेगेटिव ऑफ x को हमको क्या मानना होगा, ये नेगेटिव होगा। ये प्लस का i, प्लस का j i होगा, इधर माइनस का i होगा, इसके लिए प्लस का i
और इसके लिए माइनस का आई कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम, जो मोमेंटम रिटर्न हो रहा है वो क्या है, एच बाई लेमडा, किसके साथ, दिस इज एच बाई लेमडा, एच अपॉन लेमडा, एच बाई लेमडा किसके साथ, माइनस आई कैप के साथ, ठीक है। और इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जो इधर जा रहा है, ठीक है, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम, दैट इज एच अपॉन लेमडा आई कैप के साथ। तो फाइनली यहां से आपको क्या मिल रहा है, 2h अपॉन लेमडा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू 2h बाई लेमडा। आप यहाँ जीरो नहीं बोलेंगे, पिछला बार क्या था, h बाई लेमडा जो आ रहा था पूरा एब्जॉर्ब हो जा रहा था, ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम। तो हमारा वही तरीका है, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सॉरी टोटल एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कैलकुलेट करते थे, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आप नोट करो, फिर मैं थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूँ, ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आता हूँ, पहले इनको नोट कर लो। वेल, सो अब हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम, दैट इज थर्ड नंबर, क्या हो गया, वेल, चलो ठीक है सिद्धार्थ, आगे बढ़ते हैं। सो लिखो, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ फोटोन, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, फॉर्मूला क्लू क्या है, हमारे पास है टोटल एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर। तो पावर बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया, अगर किसी भी वेवलेंथ, किसी भी फोटोन की इंटेंसिटी दे रखा हो, एरिया दे रखा हो, तो पावर बराबर क्या लिखते हैं, आई इंटू ए लिख देते हैं, ठीक है। ये इंटेंसिटी क्या होता है, टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो अगर एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया एरिया कट जाएगा, तो क्या बचेगा, टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल टू पावर, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो देखो, अब पावर बराबर हम क्या लिखते थे वहां पे, ठीक है, इसको हम क्या लिखते थे, पावर को किससे रिप्लेस करते हैं, स्मॉल एन इंटू एच सी बाई लेमडा, ठीक है, इंटू आई ए। अगेन आपका जो फॉर्मूला होगा, स्मॉल एन इज द टोटल नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल टू आई ए बाई एच सी बाई लेमडा, दिस इज इक्वल टू आई ए डिवाइडेड बाई दिस इज एच सी बाई लेमडा। ये आपको याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ फोटोन, वही फॉर्मूला है सेम पिछले वाला, ठीक है। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर इन यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, ये हम देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर इन यूनिट टाइम, टोटल नंबर ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर इन यूनिट टाइम, ठीक है। पिछला बार क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर इन यूनिट टाइम, मोमेंटम ऑफ वन, क्या था, मोमेंटम ऑफ वन फोटोन मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम हमारे पास क्या था उस वक्त, आई ए अपॉन एच सी बाई लेमडा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, वो उसी चीज को रिलेट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा, पिछले टर्म में, पिछले टर्म से रिलेट करो, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर इन यूनिट टाइम्स जो हम पिछले टर्म से निकाले थे वो क्या था, आई ए बाई सी, कैसे निकाले थे मैंने बताया था, ठीक है। सो नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम कैलकुलेट किया था, आई ए एच सी बाई लेमडा, ठीक है। यानी यूनिट समय में कितना नंबर ऑफ फोटोन होता है वो हमने निकाला था। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, टोटल नंबर ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं उसके लिए, वो क्या था, दैट वाज मोमेंटम ऑफ वन फोटोन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ फोटोन्स इन यूनिट टाइम, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ वन फोटोन मल्टीप्लाइड बाई, तो इसको लिख लो, सीधा लिख देते हैं फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू
देखो वहां पे परफेक्टली एब्जॉर्बिंग था, ठीक है, यहाँ पे क्या है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। तो वहां पे आई ए बाई लेमडा होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आ रहा है उतना जा रहा है, तो 2 टाइम्स ले लेंगे, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट किया था मैंने, तो 2 टाइम्स आई ए अपॉन सी, ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक, इस तरह से इस चीज को एक बार घर पे जाओगे बैठ के कॉपी खोलना, रिवाइज करना, ठीक है। अब फोर्स हमको कैलकुलेट करना है, तो फोर्स कैसे निकालते हैं, दैट इज, फोर्स क्या होता है, मोमेंटम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए फोर्स की फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। तो फोर्स बराबर, फोर्स क्या होता है, मोमेंटम ट्रांसफर, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। तो टोटल मोमेंटम दैट इज इन यूनिट टाइम 2IA बाई सी, ठीक है, ये हो गया आपका। और आप क्या लिख सकते हो, आई ए को क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स पी बाई सी, आई ए दैट इज इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया दैट इज पावर, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। फोर्स हो गया, प्रेशर भी आप निकाल सकते हो। सो प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या है आपका, ये है, और एरिया ए से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2I बाई सी, दिस इज द फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला हो गया, इनको कॉपी करना है, कॉपी कर लो। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। वेल, अब हमारा क्वेश्चन करने का इस पे जो है समय हो गया, इसको क्वेश्चंस के साथ और डील करेंगे। याद हो जाए फॉर्मूला, याद, राइट डाउन द क्वेश्चन अलोंग विथ मी, मेरे साथ आप लोग क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है, यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या हाई एनर्जी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशंस ऑफ, यूवी रेडिएशंस ऑफ इंटेंसिटी, यूवी रेडिएशंस ऑफ इंटेंसिटी, यूवी रेडिएशंस ऑफ इंटेंसिटी 100 watt per meter square, watt per meter square, 100 watt per meter square, and average wavelength, and average wavelength, and average wavelength that is 6000 angstrom, ठीक है, are incident, are incidenting, are incident are incident normally, normally on a surface, on a surface, on a surface, calculate, so calculate, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन 3 स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया, कैलकुलेट, कैलकुलेट द फोर्स ऑन 3 स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया, कैलकुलेट द फोर्स ऑन 3 स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया, अज्यूमिंग, क्या क्या कंडीशन है, अज्यूमिंग नंबर ए, फर्स्ट 100% एब्जॉर्प्शन, 100% 100% absorption, B that is equals to 100% reflection, 100% reflection, रिफ्लेक्शन सी क्या दे रखा है हमको, 70% रिफ्लेक्शन, 70% रिफ्लेक्शन, 70% रिफ्लेक्शन। देखो क्वेश्चन को एक बार मैं रीड करता हूं अच्छे तरीके से। चलो ट्राई करो क्वेश्चन को, फॉर्मूला लिखे हुए हैं, फटाफट आंसर निकालना है, आंसर निकाल के चैट में बताते जाओ मुझे।
वेल किसका आया, मैं चेक करता हूँ। सो इरफान जमान 10⁶ न्यूटन, और किसके लिए है, ए के लिए है ऑप्शन 10⁶ न्यूटन ए के लिए, बिल्कुल सही आपका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में सी निकालना जो है ना वो आपका इंपॉर्टेंट है। सी कैसे कैलकुलेट करते हो वो मुझे देखना है। बी भी आप कैलकुलेट कर लोगे, बी भी इजी है, करो। बाकी लोग का आंसर वन 2 × 10⁶ न्यूटन। ठीक है इरफान तुम्हारे ही है, चलो चेक कर लेते हैं आंसर। 2 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन है। ठीक है बिल्कुल सही है, माइनस छोड़ दियो आप। सी 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 कैलकुलेट करो। ठीक है थर्ड, आपको 2 मिनट सी के लिए मैं देता हूँ, सोचो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा है। वेल सब लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करो। ठीक है सब लोग आंसर बताओ, गलत सही हो ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तभी तो सही होगा ना। चलो अब मैं प्रोसीड करता हूँ, आप लोग शायद। ठीक है इरफान तुम्हारा आंसर नील पवन 17 × 10⁻, राजेश शर्मा, मैं सबका चेक करता हूँ। सी 14 × 10⁻⁻7 न्यूटन। एक मिनट, वेल वेल 17 नील पवन तुम्हारा आंसर सही है। नील पवन नहीं नहीं, आप नील पवन आपने आंसर जो दिया है वो क्या है, 17 × 10⁻5 न्यूटन। देखो 10⁻⁻5 न्यूटन होगा ना। नील पवन तुम्हारा आंसर सही है, माइनस होगा। ये कौन है, ये 14 × 10⁻⁻7, ये सही नहीं है आंसर। इरफान सी आंसर सही नहीं है। राजेश और योर आंसर इज आल्सो नॉट करेक्ट, आपका भी आंसर सही नहीं। नील पवन तुम्हारा आंसर सही है, बट तुमने 10⁻⁻5 की जगह क्या है +5 रख लिया। चेक करो, क्रॉस चेक करो। और बाकी लोग किधर है आज, झिलमिल वगैरह नहीं दिख रहा है, प्रिंकल। तन्मय 1.1 का 10⁻6, नहीं 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 10⁻, बिल्कुल बिल्कुल क्या है, हाँ 1 × 10⁻⁻6 फर्स्ट सही है तुम्हारा। ठीक है तन्मय प्रासर फर्स्ट का तो सही है, तुमने सही किया। तो चलो अब हम प्रोसीड करें इसको, इस क्वेश्चन को। नील पवन देखो नहीं आएगा उतना, थोड़ा सा कुछ कहीं मिस्टेक किए होगे आप। टू इंटू 10⁻⁻6 टन में। ठीक है बी भी सही है तुम्हारा।
सी तो निकालो। चलो वेल, अब हम कर रहे हैं, ट्राई करते हैं हम, ठीक है। आप लोग देखो अब इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। देखो फर्स्ट वाले में कोई समस्या नहीं है, सबको सबको समझ में आ गया ना। आगे बढ़े। हाँ सर। ओके वेल, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालोगे, हम थोड़ा अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, किसी को कुछ। ओके वेल, चलो। तो नेक्स्ट हेडिंग आपका रहेगा। अब इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वेल, तो नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो फोटोन थ्योरी था और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रोसेस देख रहे थे। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और देखते हैं, ठीक है। वेल, चलो नाउ राइट डाउन द हेडिंग। तन्मय वीडियो ऑफ कर लो। चलो राइट डाउन द हेडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हमारा यहाँ से जो है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सब चीजें देखेंगे। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, इनको देखेंगे। राइट डाउन द हेडिंग दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी तक हम पढ़ रहे थे वो फोटोन थ्योरी के अंदर थे हम, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको हम शॉर्ट में क्या लिखा करेंगे, पी और डबल ई, कैपिटल में डबल ई, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पी डबल ई लिख दिया करेंगे, ठीक है, इस तरह से। चलो उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फर्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है, फर्स्ट लिखना है व्हेन लाइट रेज। लिखो, डेफिनेशन टाइप का है, लिख लो। व्हेन लाइट रेज of when light rays of suitable frequency, suitable wavelength, light rays of suitable frequency, when light rays of suitable frequency चलो किसने बताया, ग्रुप 2। अरे तो ग्रुप 2 में नाम तो बताओ, सोडियम पोटासियम, बस दो ही होते हैं विशाल। सोडियम पोटासियम लिथियम सेसियम रुबिडियम जिंक कैडमियम, ये सारे जो है ना, ये सब आपका अल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है। अगर इन अल्कली मेटल से बना हुआ सरफेस है, ठीक है, और उस सरफेस पर किसी सुटेबल वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी, किसी सुटेबल वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की आप क्या करोगे, जब लाइट को इंसिडेंट कराओगे तब जाके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, राइट। उसमें भी केस है, अगर उनकी वर्क फंक्शन, ठीक है, यानी मिनिमम एनर्जी जो है लाइट की वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। तो किसी भी सरफेस से या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म कराने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, 3 कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन, जिस लाइट रेस को, सुनो बहुत ध्यान से सुनो, जिस लाइट रेस को आप मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करवा रहे हो, उस लाइट की एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और एक सुटेबल वेवलेंथ होनी चाहिए। What are this suitable frequency and suitable wavelength? This suitable frequency are called threshold frequency and this suitable wavelengths are called threshold wavelength, ठीक है। This is the first condition। और दूसरा, जिस सरफेस पे आप इंसिडेंट करवा रहे हो वो सरफेस किस मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए, अल्कली मेटल्स का बना हुआ होना चाहिए। अल्कली मेटल्स, राइट। अल्कली मेटल्स कौन कौन से मेटल होते हैं आपके, लिथियम सोडियम पोटासियम सेसियम रुबिडियम एंड जिंक कैडमियम, ठीक है। 5-6 जो भी होते हैं इनका होना चाहिए। उसके बाद तीसरा कंडीशन, जो लाइट इंसिडेंट कर रहा है उस लाइट की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के एनर्जी से ज्यादा है, ठीक है, उस लाइट की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के एनर्जी से ज्यादा है, तब जाके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सरफेस से इजेक्ट होंगे। इन तीनों कंडीशन को याद रखना है आपको हमेशा, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी by which electron can gain and eject from the surface। मिनिमम, वह मिनिमम अमाउंट एनर्जी का जिसको इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और सरफेस को लीव कर जाता है। सो एवरी लाइट कांट नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन। जितने भी लाइट्स है वो सारे लाइट्स क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट नहीं करेंगे, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस। दैट लाइट should be only suitable frequency and suitable wavelength having the energy which is greater than
work function, they will knock out the electron from the surface while surface is made up of alkali metals. ठीक है, तीन कंडीशन यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज. इन चीजों को लिखो, कॉपी करो, उसके बाद जो है मैं आपको और चीज समझाता हूँ. ठीक है, इस तरह से सबका हो गया कॉपी? कॉपी हो जाए तो थोड़ा बता देना. ओके वेल, चलो आगे बढ़ते हैं. चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इसी पे. तो सिचुएशन क्या है हमारे पास? फर्स्ट पॉइंट, जो डायग्राम बनाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा बैक करते हैं. दिस इज द मेटल. ये किसका बना हुआ है? मेटल का. इसके अंदर ये सारे क्या है? दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स है. ये मेटल लिख लेना, इलेक्ट्रॉन्स लिख लेना, फोटॉन्स वगैरह जो भी हो, जैसे टर्मिनोलॉजी यूज किया हमने. अब देखो नेक्स्ट, फर्स्ट कंडीशन क्या था हमारे पास? वी, यानी जो भी फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहे हो उनकी न्यू, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी किससे किससे ज्यादा होनी चाहिए? ठीक है, किससे ज्यादा होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से. दिस इज टीएच, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से. और दूसरा पॉइंट, जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी बोला था, वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए. और सुटेबल वेवलेंथ बोला था, इसका मतलब जो भी वेवलेंथ फोटोन की हो, अगर वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हो, ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हो, लैम्डा टीएक्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हो, ठीक है, तो वो फोटॉन्स इफेक्टिव होते हैं इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने में. थर्ड कंडीशन मैंने क्या बोला था? द थर्ड कंडीशन दैट इज वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन भी नाम मैंने लिया था. वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, जो भी फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहे हैं उन फोटॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी होगी, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी. ठीक है, और उसकी सुटेबल वेवलेंथ होगी जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या होगा? ज्यादा होगा. और तीसरा कंडीशन क्या था? उन वो वर्क फंक्शन, ठीक है, जो वर्क फंक्शन होता है ना फाई, उसके एनर्जी से ज्यादा होंगे. मींस वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. ठीक है, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस. किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होना चाहिए वो क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है. तो एटलीस्ट वर्क फंक्शन के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा, तभी इलेक्ट्रॉन जो होंगे इजेक्ट होंगे. तो फाई फाई जो होगा हमेशा किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है. ठीक है, ये किसके बराबर होगा? एच सी अपॉन लेमडा के, या उससे ज्यादा होगा, एच न्यू, या इनसे ज्यादा होगा. ठीक है, ये वर्क फंक्शन से ज्यादा हो सकता है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरे तरीके से यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई दिस फाई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे क्या होगा? जो फोटोन की एनर्जी होगी वो ग्रेटर देन या इक्वल टू एच सी बाई लेमडा और एच न्यू, इससे ज्यादा होगी. ठीक है, अब हम आते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इसकी बात करते हैं. अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा. ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, समझ में आया आपको इसलिए. ठीक है, सेसियम. सेसियम क्या है? सेसियम का बना हुआ आपका मेटल सरफेस है. ठीक है, मेटल सरफेस किसका बना हुआ है? सेसियम का. और इसकी वर्क फंक्शन क्या होती है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द वर्क फंक्शन ऑफ सेसियम. सेसियम क्या है? मेटल सरफेस का जिस मटेरियल से बना हुआ है मेटल सरफेस, वो किस मटेरियल का है? सेसियम का है. सो दिस इज द, सपोज करो ये क्या है? मेटल सरफेस है जो किससे बना हुआ है? सेसियम से बना है, जिसकी वर्क फंक्शन क्या है? दिस इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और आप क्या कर रहे हैं? रेड फोटोन को इंसिडेंट करवा रहे हैं. रेड फोटोन को इंसिडेंट करवाते हैं, जिसका वेवलेंथ कितना होता है? 750 नैनोमीटर. ठीक है, यही होता है ना. और इसके लिए एनर्जी जो कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी, ठीक है, वो कितनी होती है? एनर्जी ऑफ रेड फोटोन क्या होता है? 1.6 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मैंने कैलकुलेट किया था ना विजिबल रेंज के लिए. तो अब बताओ, जो फोटोन आपने इंसिडेंट करवाया, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या है? 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और वर्क फंक्शन की एनर्जी कितना दे रखा है यहाँ पे?
ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या क्या यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? अरे कोई जवाब दो हमको। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। देखो ये क्या है, दिस इज द सेसियम, ये फाई है, ये क्या है, फाई है। तो मैंने बोला था ना कि जो फोटोन या जो भी लाइट क्या होगा, इंसिडेंट करेगा, उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, या तो बराबर हो या उससे ज्यादा हो। तो यहाँ पे जो फोटोन इंसिडेंट कर रहा है उसकी एनर्जी क्या है, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है, इतना एनर्जी देगा। लेकिन वर्क फंक्शन की एनर्जी क्या है आपकी, टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। जिस मटेरियल का बना हुआ होता है ना सरफेस, वो अल्कली मटेरियल होती है, और सारे मटेरियल्स के वर्क फंक्शन आपको दे दिए रहेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल प्लेटिनियम, ठीक है। सेकंड एग्जांपल इज दैट इज प्लैटिनम, पीटी, प्लैटिनम। इसकी जो है वर्क फंक्शन आपको फाइव कितना दे रखा है, फाइव इज इक्वल टू दे रखा है आपको 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब बताओ, ये जो रेड था ना, रेड, तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये इसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी। अब इसके लिए कौन से रेज होंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म करेंगे, यूवी रेज, ठीक है। यूवी रेज जो होंगे ना, जिनकी एनर्जी क्या होती है, यूवी रेज की एनर्जी जो आपका रेंज होता है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू क्या 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उनसे ज्यादा होते हैं। तो जब भी आपका वर्क फंक्शन यानी मेटल सरफेस जिस मटेरियल का बना हो उसका वर्क फंक्शन 6.5 या इस रेंज से ज्यादा का हो, तो यूवी रेज जो होंगे ना वही क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को परफॉर्म करेंगे, और उनके इंसिडेंट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे सरफेस से। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। स्टूडेंट कम हो रहे हैं मालूम है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या? इतना प्यारा तरीके से मैं समझाता हूँ, एक एक चीज को कंसेप्चुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इस तरह से आपको एग्जाम्पल देके आई होप कि नहीं मिलेगा, कहीं समझ नहीं पाओगे आप तो। चलो वेल, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम लिख लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे जेई का, उसके बाद हम क्लास को अपना डन करेंगे यहीं पे, ठीक है। वेल चलो, तो ये कॉपी कर लिया सबने, कॉपी करना है किसी को? चलो हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब लिखो थोड़ा सा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, एक एक लाइन का है, लिख लो। उसके बाद हम खत्म करेंगे आज की क्लास यहीं पे, एक क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। राइट डाउन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो ये क्या है, वी टी एच, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको मैं लिखा रहा हूँ, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, this is the minimum frequency, this is the minimum frequency at which photoelectric effect occurs, at which photoelectric effect occurs। देखो क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स होते हैं। तो फोटो जो भी आपकी फोटोन इंसिडेंट करती है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तब भी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर हो जाएंगे, या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दो कंडीशन होती है, जो भी है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू ऑफ, दिस इज न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू ऑफ टी एच, ये कंडीशन होता है बेसिकली, बट हम वहां लिखते वैसे हैं। दूसरा लेमडा, लेमडा टी एच, ठीक है, दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या होता है, दिस विल बी द मैक्सिमम वेवलेंथ। देखो फ्रीक्वेंसी का अपोजिट क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो लिखो दिस विल बी, दिस विल दिस विल बी द मैक्सिमम, this will be the maximum wavelength, this will be the maximum wavelength at which photo photoelectric effect will occur, at which photoelectric
इफेक्ट विल अकर। देखो आपकी जो भी फोटोन इंसिडेंट करेगी उसकी वेवलेंथ एटलीस्ट इसके वेवलेंथ के बराबर होगा या इससे ज्यादा होगा, ठीक है, तब जाके क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स होगा। और ये वेवलेंथ क्या होता है, दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, ये मैक्सिमम वेवलेंथ होता है जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स को आपको मेमोराइज करना है, हमेशा याद रखना है। और मैं अब क्वेश्चंस जो है आपको छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में जो है एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप कॉपी कल मुझे दिखाना, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, कॉपी करो इसको और साथ साथ क्वेश्चन नोट कर लो। जो होमवर्क रहेगा आपका मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है जेई का, मैं वो देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैग्नेटिज्म आपका चलते रहना चाहिए, राइट। सो जिनका छोटा छूटा हुआ हो वो बोल दे, मैं स्लाइड बैक कर दूंगा अगर किसी को लिखना है। एक क्वेश्चन लिख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू moves with velocity v वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप एंड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मेरे साथ क्वेश्चन लिखते जाओ, इन एन electromagnetic field given by E is equals to इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, ठीक है, दिस इज 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड B दे रखा है आपको, B इज दिस इज इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। आपको क्या निकालना है, y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, y कंपोनेंट ऑफ फोर्स की y कंपोनेंट आपको कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट y कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ऑप्शन दे रखा है ए क्या है 7q, बी दे रखा है आपको दिस इज इक्वल टू 5q, सी दे रखा है आपको यह है आपका 3q और डी दे रखा है आपको 2q। इस तरह से दे रखा है। ये कब का क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूँ, दिस इज द AIEEE यानी जेईई मेंस 2011, AIEEE होता था और इसको हम क्या बोलते हैं, जेईई मेंस 2011 का क्वेश्चन है, 2011, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको करना है, इट इज योर होमवर्क। चलो कॉपी कर लो इनको, अब क्लास को खत्म करते हैं, आपका टाइम हो गया है। वेल चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। कॉपी कर लो, क्वेश्चन कॉपी कर लो, ये आपको सॉल्व करना है। पर डे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का चलता रहेगा, प्रीवियस ईयर आपका मैग्नेटिज्म भी रिवीजन में आना चाहिए। ओके थैंक यू, चलो।